Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study human circulatory system in this chapter body fluids and circulation. The important topic we are covering today, human circulatory system. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये किसका कंसिस्ट होता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, और नेटवर्क होता है क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, और उसमें फ्लूइड सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें फ्लूइड सर्कुलेट करता है। क्लियर? अब हार्ट क्या है? हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ओके, ये ऐसा ऑर्गन है जो थोरेसिक कैविटी में एम्बेडेड रहता है, दो लंग्स के बीच में। दो लंग्स के बीच में ये एम्बेडेड रहता है ना, और स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, और ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। मीजोडर्मली का मतलब है मिडल ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर ऑफ एन एम्ब्रियो, अगर मीजोडर्म्स के हिसाब से हम देखते हैं, जब ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, जैसे बोन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस, है ना। तो टिश्यू जो कि जर्म लेयर से लेते हैं उसको मीजोडर्मल कहते हैं। मीजोडर्मल ओरिजिन का मैटर है कि सबसे ज़्यादा जो रहता है बॉडी के अंदर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है ये। और जैसा कि आपने जो पूरा आप स्ट्रक्चर देखते हो ह्यूमन स्केलेटन का, तो आप देखोगे स्लाइटली लेफ्ट की तरफ है, और फीस्ट साइज जैसे मुट्ठी बंद करता है उस साइज का ये होता है। तो इसको बोलेंगे साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज़, ये प्रोटेक्ट कैसे है? प्रोटेक्ट है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स बैग होता है, पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड रहता है ये पूरा का पूरा जो हार्ट है। और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हार्ट के 4 चैम्बर होता है, जैसा कि आप पता है। अपर चैम्बर्स होते हैं, ओके, जिनको बोलते हैं एट्रिया। अपर चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रिया। ओके, ये रहा देखो, उसी को हमने बोला है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? और दो लोअर चैम्बर्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसको इंटरस्ट्रियल सेप्टम कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है। ओके, सेप्टम जो होती है वो ये रहा, इंट्रा सेप्टम। मैं अलग अलग सिंबल बना रही हूँ जिससे आपका ध्यान जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं जिससे आपको क्लियर होती है। ये क्या है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। इंटर मतलब डिवाइड करने वाली, अंदर से किनको? वेंट्रिकल्स को। सेप्टम मतलब एक लाइन, जो डिवीजन लाइन जो है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, और क्या है इसके अंदर? अब इतना आपको क्लियर हुआ, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। और एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो सेम साइड के हैं, वो थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटेड है। ये तो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, नीचे की दोनों तरफ आपने देखी सेपरेट हो रही हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से। एक है एट्रियम और वेंट्रिकल का सेम साइड, वो फाइब्रस टिश्यू सेपरेट होता है, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं ना। ये रहा एट्रियो वेंट्रिकुलर
सेप्टम, है ना, इसको और इसको ये सेपरेट कर रहा है। ओके, यहाँ नोड भी दे रखा है, देखो एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ओके, ये इसमें एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम ऐसे डिवाइड करता है। क्लियर? तो जबकि जो सेप्टा होता है उसमें एक ओपनिंग भी होती है जिससे दोनों चैम्बर, सेम साइड के चैम्बर्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। और ये एक जो ओपनिंग है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, वॉल्व से, इसमें एक वॉल्व भी होता है फ्लो को भेजने के लिए और कभी रोकने के लिए। आगे जब सर्कुलेशन पढ़ोगे, जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं या कैस्प होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये रहा। सेप्टम में कौन सा है, वॉल्व भी बना है, सेपरेट करते हैं, साथ में इसमें सेप्टम में क्या है, वॉल्व भी है। ये सेम साइड का एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम क्या है, सेम साइड का, इसमें वॉल्व लगा कौन सा, ट्राइकस्पिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखो, ये इस तरफ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो इंट्रावेंट्रिकुलर, है ना, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर दी। जब इनको सेपरेट करेगा तो एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, जहाँ पे वॉल लगा ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, गार्ड होता है उससे। और माइट्रल वॉल्व्स होता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ये रहा बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। ये रहा पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। क्या है ओपनिंग राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, कहाँ पर जाके होती है ओपनिंग, अयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे, अयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में होती है। और इनमें सेमी लूनार वॉल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है। क्लियर? और वॉल्स जो होते हैं हार्ट में, ये अलाउ करते हैं ब्लड के फ्लो को खाली एक डायरेक्शन में। जैसे एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से वॉल्स का क्या काम है, ये देखिए, वॉल्स का क्या काम है, एट्रिया से, ठीक है, वेंट्रिकल्स में आया और वेंट्रिकल से, ये देखो एट्रिया, ये रहा आर्टरी, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। वेंट्रिकल से ये वॉल्स का काम है इनके फ्लो को चेक करना। वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। ये वॉल्स प्रिवेंट करते हैं कोई भी बैकवर्ड फ्लो को। जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना हुआ है, तो जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो बहुत थिक होती हैं। जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती हैं, जो वॉल्स हैं, ये बहुत थिक होती हैं एट्रिया कंपेयर में। स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर, जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। तो पैच ऑफ जो टिश्यू है जो कि राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम में होता है, उसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड पैच रहता है, ये देखो ये पैच बना हुआ है, क्लियर, साइनो एट्रियल नोड। तो ये जो ओके,
तो कॉल्ड नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसको साइनो एट्रियल नोड या एसएन भी कहते हैं। दूसरा मास ऑफ टिश्यू है जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम के एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास दिखता है, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये रहा एट्रियो, ये नोड येलो कलर के बने हुए हैं ना दोनों, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको एवीएन कहते हैं, एसएन और एवीएन। तो एक बंडल है नोडल फाइबर्स का, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो कि कंटिन्यू होता है एवीएन से और फिर एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा से और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल में। तो ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, ये राइट एट्रियम हमने देखा, एट्रियोवेंट्रिकल नोड और एवीएन देखा, और साइनो एट्रियल नोड देखा, एसएन देखा, ये रहा एसएन और ये एवीएन। यहाँ से क्या है, ये देखो, ये येलो कलर का इसमें बनाया है ना, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं, एंट्रीवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। ये कंटिन्यू होते हैं कहाँ से, एवीएन से कंटिन्यू होते हैं। ओके, एवीएन से कंटिन्यू होते हैं, फिर पास होते हैं, ये देखो ये रहा एवीएन से पास कहाँ हो रहे हैं, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और राइट और लेफ्ट बंडल में ये डिवाइड हो जाते हैं। और इसमें क्या माइन्यूट फाइबर्स जो होते हैं फैल जाते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ये देख रहे हो ना येलो कलर, ये फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, एवीएन से निकलते हैं। क्लियर। और थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर रिस्पेक्टिव साइड, और उनको बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स। क्या बोलेंगे, पूरी तरह से लिए रखते हैं इनको पुरकेंजे फाइबर्स। एक एक लाइन आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की, तब वो क्लियर होगा। तो जो नोडल मस्कुलेचर है, जो कि फाइबर्स का जो हमने कहा पूरा जाल सा बुना हुआ है, येलो कलर का, यहाँ से निकला एवीएन से फाइबर्स और ये पूरा सेप्टा से होते हुए उसको एक वेंट्रिकुलर में रिस्पेक्टिव साइड में होता है। पुरकेंजे फाइबर्स जो हैं, इसमें एक्शन पोटेंशियल की ताकत होती है, मतलब अपने आप ये एक्साइट और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इसमें अपनी कैपेसिटी होती है, इसमें एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ऑटो एक्साइटेबल कहेंगे। तो कई पोटेंशियल हैं जनरेट किए जाते हैं माइन्यूट वे में डिफरेंट पार्ट्स में नोडल सिस्टम में, पर जो एसएन है, एसएन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है। इसमें क्या ऑटो एक्साइटेबल होता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दे आर ऑटो एक्साइटेबल, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। ऐसा पोटेंशियल डेवलप करते हैं जिससे इनिशिएट कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिविटी को 70 to 75 पर मिनट साइनो एट्रियल नोड से। एसएन के पेस मेकर्स में इसमें इतनी कैपेसिटी होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी की कि एसएन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल 72 पर मिनट होता है हार्ट बीट। तो ये 72 पर मिनट होता है, इसमें करीब 70 to 75 पर मिनट भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। तो पेस मेकर कहते हैं, इसीलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं। ठीक है। तो अब कार्डियक साइकिल कैसे होती है, तो हम देखेंगे 4 चैम्बर्स को। पहले आप ये इमेजिन करो, ये चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में। ओके, कार्डियक साइकिल हम कैसे करेंगे, जैसे 4 चैम्बर्स हैं, जॉइंट डायस्टोल हुआ, दे आर इन, ये देखो एक
बार हम इसको पढ़ते हैं। ये हमने देखो क्लियरली पढ़ लिया। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड होता है एट्रिया से वेंट्रिकल और है ना, एट्रिया से वेंट्रिकल वॉल्स जो है वेंट्रिकल्स की बहुत थिक होती हैं और एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसको नोडल टिश्यूज़ कहते हैं जो कि हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एक पैच होता है टिश्यू का राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम को जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। दूसरा मास ऑफ टिश्यू होता है जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है जो भी मैंने डायग्राम में बताया जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एवीएन कहते हैं। ठीक है, वॉल्स क्यों फिट होते हैं जिससे फ्लो ब्लड का फ्लो जिस डायरेक्शन में चाहता है उस डायरेक्शन में जाए, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाए, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। वॉल्स किस लिए होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो को। क्लियर? और बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स पहले मैंने डायग्राम से इसलिए समझाया कि ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होता है जिसको एवी बंडल कहते हैं। ये पूरा एवीएन पास होता है एंट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा से और टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकल सेप्टम और डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में। और इसको मस्कुलेचर इसमें जो होता है साइड्स होती हैं इसको पुरकिंजे फाइबर्स भी बोलते हैं। और ये अपने आप एक्शन पोटेंशियल बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के करता है, इसको ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। और माइन्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम का डिफरेंट तरीका है कि किस तरह के वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। पर एसएएन जो है साइनो एट्रियल नोड है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल करता है जो कि हार्ट बीट जो है हमारी उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगता है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इसको इसीलिए पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, 72-10। अब है कार्डियक साइकिल। तो बिगिन विद ऑल 4 मेंबर होते हैं, है ना, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। ठीक है, रिलैक्स स्टेट को क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स स्टेट इज जॉइंट डायस्टोल है। अब अगर आप एक हार्ट को देख रहे हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन है और ब्लड पल्मोनरी वेन और वेना केवा के थ्रू लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चला गया है लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ। ठीक है, तो सेमी लूनार वॉल जो अयोटा के पास में है वो क्लोज है। देखिए एक बार अब मैं इसको आपको कार्डियक साइकिल को आपको डायग्राम से समझाती हूँ तो क्लियर हो। ये देखिए, ठीक है, आप मान लो कि जो हार्ट है अभी उसमें है रिलैक्स स्टेट में। क्लियर? रिलैक्स स्टेट में है तो क्या होगा? हार्ट इज डायास्टोल, जिसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डायास्टोल में। जॉइंट डायास्टोल जैसे एट्रियम और वेंट्रिकुलर सब रिलैक्स्ड हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सा? ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये रहा, ये दोनों ओपन है। और ब्लड पल्मोनरी वेन और वेना केवा, है ना, ये रहा वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ये रहा पल्मोनरी वेन और वेना केवा, ये रही पल्मोनरी वेन्स। और वेना केवा के थ्रू फ्लो होता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है, पहले एट्रिया में जाता है, फिर ये वॉल्व्स खुले हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेंट्रिकल्स में जाता है। और सेमी लूनार वॉल्व जो है जो इधर है सेमी लूनार वॉल्व्स, है ना, आर्टरी और अयोटा में, ये रहा। तो ये जो वॉल्व्स हैं, ये जो इसके जो वॉल्व्स हैं सेमी लूनार वॉल्व्स हैं वो अभी ओपन है। इसके जो वॉल्व्स हैं ओके, आर्टरी के और अयोटा के वॉल्स क्लोज हैं। तो सेमिनर लूनार वॉल्स कौन था? एसएन जो है जो भी हमने पढ़ा वो जनरेट, ये रहा एसएन आपका। एसएन जो है वो क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल जो क्या स्टिमुलेट करेगा?
कि एट्रियस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। पहले क्या था, डायास्टोल जो रिलैक्स स्टेज है, उसके बाद क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इससे क्या हुआ, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हुआ, वेंट्रिकल्स में करीब 30% ब्लड चला गया, ठीक है। इन तो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ फिर वेंट्रिकुलर साइड में, वेंट्रिको कंडक्टेंट वेंट्रिकुलर साइड में किससे हुआ, इसमें किससे हुआ, एसएन के थ्रू, एसएन के थ्रू, ठीक है, साइनोआर्ट्रियल नोड के थ्रू। एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड इन वेंट्रिकुलर साइड में एवीएन और एवीएन बंडल, जहाँ पे बंडल ऑफ हिज है, ट्रांसमिटेड थ्रू इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। एवीएन ये रहा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज, ये रहा बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। उन्होंने पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में इसको एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर किया, एक्शन पोटेंशियल को, ये जो एक्शन पोटेंशियल था उसको ट्रांसपोर्ट किया। द एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड इन वेंट्रिकुलर साइड, वेंट्रिकुलर साइड में किसने किया, दोबारा एवीएन और बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, एवीएन एवी, इसको क्या बोलेंगे आप, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, दबा ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। पहले आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर ब्लड आ गया आपका वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हुआ एसएन के थ्रू और एट्रिया में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन आया, आर्ट्रियल सिस्टोल आया, तो वेंट्रिकल्स में 30% तक बढ़ गया ब्लड का फ्लो। फिर एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में हुआ, है ना, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एवीएन और एवी और बंडल ऑफ हिज के थ्रू, ये रहा बंडल ऑफ। देखो एक एक चीज़ को आराम से और क्लियरली पढ़ो, मैं अलग अलग कलर्स में इसीलिए इसको किया जिससे आपको क्लियर हो सके। तो और वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट कर दिया और उससे क्या हुआ, वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, दबाव आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओके, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं क्लोज हो गए, जिस और बैक फ्लो नहीं हुआ एट्रिया में। जैसे इधर ब्लड आया तो कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल हुआ, पर बाइक जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए। ये क्लोज हो गए तो क्या हो गया, प्रेशर और इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ और सेमिलुनर वॉल्स जो हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो हम कह रहे थे ना, पहले एट्रिया में जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के जो सेमिलुनर बंद थे वो फोर्स हुआ उनको कि वो ओपन हो जाए और ब्लड वेंट्रिकल से फ्लो होके सीधा वेसल से सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया। तो वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स हो गई तो क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ ब्लड आया
यहाँ था, फिर यहाँ से ब्लड आया, ये यहाँ अयोटा और इससे होता हुआ पूरी बॉडी में वेंट्रिकल्स में जब दबाव आया तो ये बाहर की तरफ फ्लो के पूरे सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया। तो ब्लड इन द वेंट्रिकल्स फ्लो थ्रू दीज इनटू द सर्कुलेटरी पाथ। तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गई और वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हुआ और काज को इससे क्लोज हो गया, सेमिलुनार वॉल्स जो हैं वो क्लोज हो गए, जो वेंट्रिकल्स जैसे रिलैक्स हुई। ठीक है, और बैक फ्लोस का बंद हो गया जैसे ही वो प्रेशर से बाहर गया अयोटा, और इसके थ्रू जब बाहर गया तो ये वापस से वॉल्स जो बंद हो गए, बैक फ्लो नहीं हो, जैसे जैसे पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हुए एट्रिया से जब वेंट्रिकल में आया, और ये सेमिलुनार वॉल्स बंद थे। बाद में सेमिलुनार वॉल्स जो हैं वो ओपन हो गए जिससे कि फ्लो वेंट्रिकल से अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए। और जब अयोटा और पल्मोनरी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जब अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चले गए तो सेमिलुनार वॉल्स जो है वो क्लोज हो गए जिससे कि बैक फ्लो नहीं हो। वेंट्रिकुलर जैसे रिलैक्स हुए तो प्रेशर फॉल हो गया और क्लोज हो गया अपने आप सेमिलुनर वॉल्स, और बैक फ्लो नहीं हुआ वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन हो गया और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन हो गए प्रेशर से इन द एट्रिया, जो कि ब्लड्स ने एक्सर्टेड किया था, जो कि वेन्स उसमें आके जो फ्लो आया था ब्लड में। तो ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। फिर वेन्स से वापस ये जो ब्लड आया है वो वेन से फिर यहाँ पे एट्रिया में आया और फिर वेंट्रिकल्स में। क्लियर? तो ये साइकिल, दिस साइकिल गोज ऑन। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली फ्रॉम वर्टिकल्स वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स और एट्रिया है नाउ अगेन इन रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल में। फिर तुरंत एसएन जनरेट करेगा नया एक्शन पोटेंशियल और इवेंट कंटिन्यू होता जाएगा। ये सीक्वेंशियल इवेंट जो हार्ट की है साइक्लिकली रिपीटेड होती है, तो इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल में दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड और मैंशनड अर्लियर, जैसे हमने बताया कि हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होती है, तो इसको हम ड्यूरेशन इसकी 0. इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। जो कार्डियक साइकिल की जो है वो 0.8 सेकेंड रहती है। तो कार्डियक साइकिल में हर ईच वेंट्रिकल पंप्स कितने 70 ml करीब ब्लड पंप करता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर? ये तो हमने पढ़ लिया। सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, सिस्टोल और 72 0.8 सेकेंड होता है, तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। वेंट्रिकल पम्प्स आउट एक्सप्रेस 70 ml ब्लड निकालता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। 1 मिनट में कितना आता है? करीब 5 लीटर होता है हेल्दी इंडिविजुअल में। और बॉडी में एबिलिटी होती है चेंज करने की स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को, और फिर कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाता है। जैसे एथलीट का कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है बाकियों के कंपेयर में। एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें 2 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, जिसको स्टेथोस्कोप से आप देखते हो, डॉक्टर जो लगाता है उससे हार्ट बीट सुनाई देती है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं। और सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्स। ठीक है, पहला जो है वो पहला जो बनता है वो सेमिलुनार ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल से बनता है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड डब जो है वो सेमिलुनार वॉल्स के क्लोज से बनता है। ओके, ये वॉल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग से बनता है।
अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, आपने फेमिलियर हो गए सुनने में, टेलीविज़न में जब आप या फिर किसी को हॉस्पिटल दिखाने जाते हो तो देखते हो कि मॉनिटर मशीन में स्क्रीन साउंड करती है, पिप पिप पिप, है ना, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, पी पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। तो ये जो है इसको बोलते हैं, जो पेज में आप देखते हो पतले से पेपर में जो आता है, प्रिंट आउट निकालते हैं उसका, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की कार्डियक साइकिल के टाइम। कार्डियक साइकिल के टाइम जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो पता लगती है। तो एक स्टैंडर्ड जो ईसीजी आप लेते हो, ओके, जैसा कि इसमें बताया है, ये देखो इसी तरह का पेपर में मिलता है, स्टैंडर्ड जो ईसीजी लेते हो इस तरह का होता है। एक पेशेंट है, उसको मशीन कनेक्ट की और 3 इलेक्ट्रिक लीड लगा दी रिस्ट में और लेफ्ट एंकल में, और वह उसमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन की गई हार्ट फंक्शन की और मल्टीपल लीड्स अटैच की गई चेस्ट रीजन में। तो इस तरह से हम ईसीजी जो है निकाल सकते हैं। ईच पीक जो है ईसीजी का, पी टू टी जो कॉरस्पॉन्ड करता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। ईच पीक जो है ईसीजी का, वो ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाइज द लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे करते हैं हार्ट का, मल्टीपल लीड्स जो हैं वो अटैच की जाती है चेस्ट रीजन में, एंकल में और रिस्ट में, और डिटेल इवोल्यूशन लिया जाता है हार्ट फंक्शन का। तो जो इलेक्ट्रिकल लीड्स रिस्ट और लेफ्ट एंकल में, उसमें हार्ट एक्टिविटी ली जाती है, और डिटेल इवोल्यूशन के लिए हार्ट फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड्स अटैच की जाती है चेस्ट रीजन में, और ईसीजी लिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन मिलता है दोनों का, एट्रिया का, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का। ओके, जो इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो कॉन्ट्रैक्शन क्यू के बाद कॉन्ट्रैक्शन, क्यू का क्या मतलब है, क्यू के बाद द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में हम बताते हैं। ये जो है क्यू से क्या होता है, इनिशिएट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टली आफ्टर क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये क्या लिखता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। और जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स, वापस वेंट्रिकल्स की एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन। इसको बोलते हैं एंड ऑफ सिस्टोल। ये क्या है, एंड ऑफ सिस्टोल। टी इज एंड ऑफ सिस्टोल, है ना। सिस्टोल मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्यूआर कॉम्प्लेक्सन से कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, एंड ऑफ सिस्टोल, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में पहुंच गए। ओके, तो काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस
का एक गिवन टाइम पीरियड में होता है, तो कोई भी जना हार्ट बीट रेट जो है आप पता कर सकते हो। जो ECG ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल का, ज़्यादातर सेम शेप का होता है, पर डेविएशन जब इस शेप से होती है वो इंडिकेट करती है एबनॉर्मलिटी और डिजीज़। तो ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ये कि हमें QRS कॉम्प्लेक्स के थ्रू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फिर डीपोलराइजेशन ऑफ पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुआ, फिर ये बिगनिंग हुआ सिस्टोल का, ठीक है। और QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और ये क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो इससे आपको पता लग रहा है हार्ट बीट पढ़ रहा है। पहले ये ग्राफ आया कैसा, आपका कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है एट्रिया का, जब ब्लड एट्रिया में पहुंचा, फिर रिलैक्स हुआ, उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में आया, फिर बिगनिंग हुआ सिस्टोल का, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, ओके, उसके बाद वो रिलैक्स कैसे हुआ, ये देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन क्यू के बाद चालू हो गया और बिगनिंग हो गया सिस्टोल का। टी वेव क्या है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में आ गया, एंड ऑफ सिस्टोल हो गया यहाँ पे। और एंड ऑफ टी वेव जो है वो रिमार्क करती है एंड ऑफ सिस्टोल, एंड हो गया सिस्टोल का। जो टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड से वो नॉर्मल स्टेट में आएंगे। क्लियर। तो इस तरह से जो पूरा रिथमिक पोर्शन, हार्ट बीट की रिथम है, सिस्टोल, डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया का, फिर वेंट्रिकल्स का, ये पूरा उस ग्राफ के थ्रू, कार्डियोग्राफ के थ्रू शो होता है। ओके, अब है जैसे डबल सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो करता है एक फिक्स्ड रूट में थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। बेसिकली एक ईच आर्टरी और वेन्स जो है 3 लेयर की होती है। इनर लाइनिंग होती है स्क्वैमस एंडोथीलियम की, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की, और ट्यूनिका मीडिया होती है एक्सटर्नल लेयर, कनेक्टिव, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ओके, तो 3 लेयर का डबल सर्कुलेशन से हम समझते हैं जो ईच आर्टरी और वेन है वो इन लेयर्स की बनी होती है। ओके, ट्यूनिका इंटीमा ब्लड वेसल, फिक्स्ड रूट होता है ब्लड फ्लो का, सर्कुलेशन का, थ्रू आर्टरीज एंड वेन। ईच आर्टरी और वेन 3 लेयर के, स्क्वैमस एंडोथीलियम, ठीक है, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। मिडल लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल लेयर है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, है ना। ये मिडल लेयर हो गई। ये इन सब का स्ट्रिक्टली फिक्स्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, ईच आर्टरी और वेन जो है 3 लेयर की होती है, ठीक है। तो 3 लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना। क्लियर। तो ब्लड जो हमने पहले भी जैसे मेंशन किया था, ब्लड पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल से, एंटर होता है ना,
राइट वेंट्रिकल से एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप ब्लड होता है आयोटा में, ठीक है। क्लियर है ये? देखो इसको इस तरह से आप लर्न करके रख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो, ये देखो, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आयोटा में। क्लियर? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ओके, और लंग्स में पास होता है। ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पास होता है? पल्मोनरी आर्टरी में, ओके। तो एक बार ये डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये देखो, हार्ट का तो हमने अभी डायग्राम देख लिया। ये देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हार्ट है, ओके। ये अयोटा है और ये पल्मोनरी वेन है, शॉर्ट में जो मैं आपको लिख रही थी, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स हैं, ये वेना कैवा है, ओके। ये दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, ये मसल्स है, ल्यूमन है, वेन है, ये ल्यूमन, आर्टरी, स्मूथ वन। क्लियर? अब हमने इसमें पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ लिया था 3 क्या पार्ट है आर्टरी वेन में, किस लेयर्स होती हैं, इंटीमा, ओके, है ना, मीडिया, एक्सटर्ना। अब क्या, ब्लड कहाँ से पंप हुआ? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है ब्लड? ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अयोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अयोटा में, ठीक है। ये रहा अयोटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है अयोटा में। ये रहा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? तो द डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, और कहाँ पर पास हुआ? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ट्रांसफर हुआ, और लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किससे कैरी किया गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कैरी किया गया, लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है कैरी किया गया पल्मोनरी वेन से, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को किसने पहुंचाया? पल्मोनरी आर्टरी ने, इनटू पल्मोनरी, दैट इज ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरीज जो में गया, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो लंग्स में गया, और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में गया। पल्मोनरी वेन में इस तरह से आपको याद करने का तरीका, तो PVO याद कर लो। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी आर्टरी में PAD डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पल्मोनरी वेन से कहाँ गया वो? लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में गया। क्लियर? और इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन में बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो एंटर किया अयोटा में, ओके,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अयोटा में आया, उसके बाद नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, टिश्यू। ऑक्सीजनेट कौन कौन ले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज इन द टिश्यू। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा से। और कहाँ पर इकट्ठा हुआ? राइट एट्रियम में। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, इसमें ये लिखा ही हुआ है, आर्टरी, स्मूथ मसल्स, कैपिलरी, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड किससे हुआ? वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा। ओके, वहाँ से ये कैरी होके ये राइट एट्रियम में आ गया। ओके, ये है जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंसेस टिश्यू को देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंस एलिमिनेट करता है। तो ये एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर में होता है, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है ब्लड कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर तक, इससे पहले कि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए। इससे पहले कि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड कैरी करती है इंटेस्टाइन से और डिलीवर करती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। तो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी होता है ब्लड वेसल्स में, जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें सर्कुलेशन ब्लड का होता है टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेशन से। ओके, कार्डियक मस्कुलर। ऐसे ही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये है प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसे ह्यूमन में होता है। ओके, ये देखिए अभी हमने पढ़ा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के होते हुए ये अयोटा से होके ये आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये स्मूथ मसल, आर्टरी, ल्यूमन, अदर बॉडी पार्ट्स में गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अदर पार्ट से आया वो वेना केवा के होते हुए राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाते हुए लंग्स के थ्रू एक्सेल हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट किया जाता है। यह आपने उसमें रेस्पिरेशन में भी पढ़ा हुआ। तो रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का? एक बार इसका पेज भी पढ़ लेता है। ये मैंने डायग्राम तो समझाया है, इसके पेपर को एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो ब्लड पंप हुआ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कहाँ हुआ? पल्मोनरी आर्टरी से और लंग्स में पास हुआ, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट एट्रियम में, और इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अयोटा में एंटर हुआ वो किससे नेटवर्क से गया? आर्टरीज, आर्ट्रियल्स और कैपिलरीज से टिश्यूज़ में गया। और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो कलेक्ट हुआ सिस्टम जो थी वेन्यूल से, डीऑक्सीजन वेन्स और वेना केवा से, और राइट एट्रियम में डाल दिया गया। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस हमें देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल सब्सटेंस बाहर निकालता है। तो ये जो यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, जिसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ब्लड कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर में। ब्लड कहाँ से कैरी करती है? इंटेस्टाइन से लिवर में।
बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन से ब्लड जो है लिवर में जाता है। तो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम करता है कार्डियक मस्कुलर। ये पूरा सिस्टम है जहाँ से हम, ये हार्ट के अंदर जाता है, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, सब में कनेक्टिविटी रहती है। और जो ब्लड लिवर के थ्रू आता है और फिर सर्कुलेट होता है डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उसमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो कैरी करता है ब्लड इंटेस्टाइन से लिवर में। तो रेगुलेशन कैसे होता है? तो एक पूरा कोरोनरी सिस्टम है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का, जो कि सर्कुलेशन करता है ब्लड का टू एंड फ्रॉम द, वहाँ पर लाना और ले जाना कार्डियक मस्कुलेचर। अब रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का? नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हार्ट की हैं वो रेगुलेट की जाती है इंट्रिंसिकली, दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, स्पेशलाइज्ड मसल्स से रेगुलेट होती हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं मायोजेनिक, उसको बोलते हैं मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा, जो मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को। मसल्स कौन सी हैं? मायोजेनिक, मायोजेनिक मसल्स। और ब्रेन का कौन सा पोर्शन है? न्यूरल सेंटर, मेड्यूला। लिखने से क्या होता है ना, आपको प्रिसाइजली जब रिवाइज करते हो तो तुरंत आपको दिखाई दे जाता है साइड में। ओब्लैंगेटा मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं उसमें सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, जो कि एएनएस का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो इंक्रीज करती हैं रेट को, हार्ट बीट को, ठीक है, और स्ट्रेंथ करती हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डियक आउटपुट देती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं एएनएस की हैं पार्ट, ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल भी कम करता है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करता है। और एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करते हैं। तो दो तरह की नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक, और क्या इसी के अंदर नर्व्स हैं, तो वो तो है पॉजिटिव। सिंपैथेटिक नर्व सारे पॉजिटिव काम करती हैं, ओके, कार्डियक आउटपुट बढ़ाती हैं, हार्ट बीट बढ़ाती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। और दूसरी होती हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ओके, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो स्पीड जो है कंडक्शन की, एक्शन पोटेंशियल की, उनको डिक्रीज कर देती हैं। और दूसरा है, और एक और चीज़ है एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, ये भी कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स भी इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से रेगुलेशन होता है कार्डियक एक्टिविटी का नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब कुछ डिसऑर्डर्स भी हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से है ब्लड प्रेशर के, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन
ब्लड का हायर देन नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? 120/80, 120/80। तो 120 mmHg जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है। अब आपको क्लियर हो रहा है ना सिस्टोलिक किसको कह रही हूँ? कॉन्ट्रैक्शन स्टेज को। और ये डायास्टोलिक प्रेशर है जब वो रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाए, रेस्टिंग प्रेशर। अगर इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, अगर 140/90 है किसी का ब्लड प्रेशर, ओके, अगर 140/90 है तो इसका मतलब वो हाइपरटेंशन है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको, और लेड टू हार्ट डिजीज़, और वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन और किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। क्लियर? अब आपको समझ आ गया हाई बीपी किसको कहते हैं, हार्ट का सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम समझने का क्लियर हो गया होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट की तरफ, है ना। उन वेसल्स को अफेक्ट करता है जो सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ। और ये किस कारण होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, जो ल्यूमन है आर्टरीज का, ओके। ल्यूमन मीन्स अंदर का पोर्शन। जैसे अपन एक पाइप लेते हैं तो पाइप के अंदर कैसा होता है पानी का पाइप? खोखला, तभी पानी फ्लो करता है। क्लियर? फ्लो करता है ना पानी आराम से। अब उसी के अंदर मिट्टी पत्थर कोई गंदगी जमा हो तो कैसे फ्लो होगा? सेम यही होता है आर्टरीज में, कि आर्टरीज का जो है ल्यूमन जो है उसके अंदर डिपोजिशन हो गया कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, तो फ्लो ठीक से नहीं होगा। ठीक से नहीं होगा तो डिजीजेस हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल्स अफेक्ट होती हैं। फिर है एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एक सिम्टम है जिसमें बहुत तेज चेस्ट में दर्द होता है। वो तब होता है जब कोई भी ऑक्सीजन रीच नहीं हो रही, हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। किसी भी एज में होता है, ज़्यादातर मिडल एज और एल्डरली में आता है, क्योंकि ये कंडीशंस होती हैं इसमें ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्लड में। नॉट एनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। ब्लड का जो है, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है, पर वो जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू उतनी नहीं पहुंच जितनी चाहिए हार्ट मसल्स को, तो पेन होता है चेस्ट में। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्ट जब पंपिंग, जब ठीक से पंप नहीं कर रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जितना बॉडी को नीड है ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू एलिमिनेट हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स, तो अगर वो नहीं ठीक से हो रहा है, नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, अगर सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। कंजेशन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ, लंग्स का भी कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण भी हो जाता है, क्योंकि सब आपने अभी पढ़ा कि कैसे हार्ट से ब्लड फ्लो होता है लंग्स में, ऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो लंग्स में अगर कंजेशन है तो हार्ट में भी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। तो कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण कंजेशन ऑफ हार्ट फेलियर भी हो जाता है। हार्ट फेलियर जो है कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक होता है हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं, ओके। और हार्ट फेलियर जो है हार्ट फेलियर जो है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण होता है।
तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपने ज़्यादातर प्रॉब्लम सुनी होगी, पर हम लोग क्या सब चीज़ को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बोल देते हैं अरे हार्ट फेल हो गया या हार्ट अटैक हो गया। तो ये डिफरेंस है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में एंजाइना में दर्द होने लग जाता है, कॉर्नरी आर्टरी में फैट डिपोजिशन हो जाता है, हार्ट फेलियर में ब्लड पंप ठीक से नहीं होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहता है, लंग्स का कंजेशन में सिम्टम हो जाता है डिजीज़, है ना, कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण होता है। कंजेशन मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया, दर्द या जख्म है पैसेजेस में, ब्रोंकियों में, लंग्स में, तो इसी कारण हार्ट में भी उसी तरह का कंजेशन आ जाता है। तो हार्ट मसल जो है सडनली डैमेज हो जाती है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। क्या जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, और जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण होता है, ये हो गया आपका हार्ट फेलियर, ये कार्डियक अरेस्ट, ये हार्ट अटैक। और ये कोरोनिक एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनसीईआरटी। तो आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही मज़ा आया मेरे को पढ़ाने में, और आई होप आपको भी ऐसा ही लगा होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।